दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा 1 का पहला सबक सखली कशिश का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की दूसरी वीडियो है जिसमें हम दायरवी हरकत और मरकज़ क़ुव्वत इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सफ़ा नंबर 2 पर दिया गया है, दायरवी हरकत और मरकज़ क़ुव्वत। शक्ल में दिखाया गया है जिस तरीके से डोरी के एक सिरे को एक पत्थर बांधिए, डोरी के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर शक्ल में दिखाए हुए तरीके से घुमाइए। एक डोरी लेना है और उसे गोल गोल घुमाना है ऊपर हाथ रख के। इस तरह पत्थर दायरवी हरकत करने लगता है। इस पत्थर पर क्या आप कोई क़ुव्वत लगा रहे हैं? इस पत्थर पर क्या हम कोई क़ुव्वत लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इसके ऊपर उज़लाती क़ुव्वत लगा रहे हैं। इसकी सिमत कौन सी है? जो जिस्म है, जो शय है यानी कि पत्थर, वो यहां पर है और क़ुव्वत कहां से लग रही है? यहां से लग रही है। मतलब ये दायरे के मरकज की जानिब है, तो इसकी सिमत मरकज की जानिब होगी। ये क़ुव्वत इस पर अमल ना करे, इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर पत्थर के ऊपर यह क़ुव्वत अमल ना करे, इसके लिए हम क्या करेंगे? डोरी को छोड़ देंगे। तो डोरी को छोड़ने पर और ऐसा करने से पत्थर पर क्या असर होगा? डोरी को छोड़ने पर पत्थर के ऊपर जो क़ुव्वत लग रही है वो क़ुव्वत नहीं लगेगी और पत्थर जमीन पर गिर जाएगा। अब जमीन पर वो सीधा नहीं गिरेगा। इसी चीज को आगे डिस्कस किया गया है, देखते हैं हम। जब तक आप डोरी को पकड़े रहते हैं तब तक आप पत्थर को अपनी तरफ यानी कि दायरे के मरकज की जानिब खींचते हैं। यानी पत्थर पर मदार की दायरवी सिमत में क़ुव्वत अमल करती है। अगर हमने डोरी छोड़ दी तब पत्थर पर लगाई गई क़ुव्वत खत्म हो जाएगी। इसी लम्हा मदार, जो दायरे का मदार है यानी कि ये में, पत्थर अपने मुकाम से ममासी सिमत में फेंका जाएगा। ममासी सिमत, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री के तीसरे सबक में ममास का कंसेप्ट है और उसके ऊपर ऑलमोस्ट 2 से 3 मश्क है, प्रैक्टिस सेट है। तो वहां पर तो हम समझेंगे ही ये। यहां पर भी इसे हम समझ लेते हैं। फर्ज कीजिए ये एक दायरा है, तो दायरे के ऊपर मुहीत पर, दायरे के मुहीत पर किसी एक नुक्ते से गुजरने वाला खत उसका ममास होता है। याद रखिए, ममास के लिए एक कंडीशन होती है कि ममास हमेशा दायरे के मुहीत से गुजरता है और वो मुहीत को एक ही नुक्ते पर टच करता है, एक ही नुक्ते पर मस करता है। तो ममास ऐसा खत होता है जो दायरे के मुहीत को एक नुक्ते से मस करता हुआ गुजरता है। तो यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि जब क़ुव्वत खत्म हो जाएगी तो इसी लम्हा दायरे में पत्थर अपने मुकाम से ममासी सिमत में फेंका जाएगा। तो इस तरह से गिर रहा है, तो जो पत्थर का डायरेक्शन होगा मोशन का, वो इस सिमत में, ए सिमत में होगा। इसे ममासी सिमत कहते हैं क्योंकि वही इसकी रफ्तार की सिमत होती है। जब कोई भी चीज दायरवी हरकत कर रही है तो उसकी रफ्तार दायरे के ममास की सिमत में होती है। जब क़ुव्वत हट जाए वहां से तो जो रफ्तार की सिमत होगी उसी रफ्तार में वो जिस्म या शय हरकत करेगा। चूंकि रफ्तार की सिमत ममास की सिमत में होती है, इसीलिए पत्थर दायरे से ममास की सिमत में जाता है। पत्थर अपने मुकाम से ममासी सिमत में फेंका जाएगा क्योंकि वही इसकी रफ्तार की सिमत होती है। इससे कबल भी आपने एक ऐसा अमल किया था, आपको याद होगा कि एक घूमने वाली चक्री पर 5 रुपए का सिक्का ममासी सिमत में फेंका जाता है। अगर कोई चक्री है और उसे हम जोर जोर से गोल घुमा रहे हैं और उसके ऊपर एक 5 रुपए का सिक्का रख दिए हमने, जैसे ही हम चक्री को हटाते हैं तो वो जो 5 रुपए का सिक्का होता है वो नीचे नहीं गिरता है बल्कि ममास की जानिब जाता है। यानी कि जो चक्री का दायरा होता है दायरे के ममास की जानिब, या तो यहां जाएगा अगर चक्री ऐसे घूम रही है, और अगर चक्री ऐसे घूम रही है तो वो इस जानिब में जाएगा, लेकिन फॉर श्योर वो ममास की सिमत में ही जाता है। ये हमने इससे पहले देखा है।
तो दायरवी मदार में घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज की सिमत में एक कुव्वत अमल करती है। यही कुव्वत मरकज जो कुव्वत कहलाती है। इस कुव्वत की वजह से अशिया मरकज की तरफ जाने के लिए तैयार होती है। जब जिस्म हरकत करता है तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ममास की सिमत होती है, यानी कि बाहर की जानिब जाती है। लेकिन जो सेंटर की तरफ से उसे अपने जानिब खींचती है, उसकी वजह से ये जिस्म क्या होता है, एक दायरे में घूमता रहता है। ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि कोई भी जिस्म या शय अगर दायरवी हरकत कर रही है तो वहां पर मरकज जो कुव्वत का होना जरूरी है। अगर मरकज जो कुव्वत नहीं होगी तो वो जिस्म दायरवी हरकत नहीं करेगा। हाँ, ये बात एक अलग है कि मरकज जो कुव्वत प्रोवाइड करने वाली मुहैया करने वाली कुव्वतें अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अब यहाँ पर है तो यहाँ पर उस्लाती कुव्वत है, मरकज जो कुव्वत फराहम करने वाली। नीचे डिस्कस किया गया है। आप जानते हैं कि जमीन का कुदरती झैली सैयारा चांद जमीन के अतराफ एक मखसूस मदार में गर्दिश करता है, यानी कि इसकी सिमत मुसलसिल बदलती रहती है। तो क्या इस पर कोई कुव्वत मुसलसिल अमल कर रही है? जी हाँ, इसके ऊपर एक कुव्वत मुसलसिल अमल कर रही है। इस कुव्वत की सिमत कौन सी होगी? इस कुव्वत की जो सिमत है वो जमीन के मरकज की जानिब होगी, क्योंकि जमीन की कशिश सुखल है जो उसे अपने जानिब खींचने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसी कुव्वत ना होती तो फिर चांद की हरकत कैसी होती? अगर ये कुव्वत ना होती तो चांद जो है ममास की सिमत में जाता और फिर उसके बाद में कहीं पर गिर जाता। तो यहां पर जब चांद जमीन के अतराफ गर्दिश करता है तो वो एक दायरवी हरकत करता है, और दायरवी हरकत करने के लिए उसे मरकज जो कुव्वत दरकार होती है, ये कुव्वत जमीन की कशिश सुखल के जरिए फराहम की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन की कशिश सुखल की वजह से ही चांद दायरवी मदार में गर्दिश करता है। अगर ऐसी कुव्वत ना होती तो फिर चांद की हरकत कैसी होती? क्या हमारे निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारे सूरज के अतराफ ऐसे ही घूमते हैं? क्या इन पर भी ऐसी ही कुव्वत अमल करती है? इसकी सिमत क्या होगी? जमीन पर जितने भी कायनात में जितने भी फल्की अजसाम हैं और ये अजसाम अगर किसी के अतराफ गर्दिश कर रहे हैं तो वहां पर मरकज जो कुव्वत का होना जरूरी है। तो इनके ऊपर जो भी जिस्म फल्की अजसाम, बड़े बड़े जिस्म जो दायरवी हरकत करते हैं, किसी के मदार में गर्दिश करते हैं, तो उनके ऊपर एक कुव्वत अमल करती है जो कि मरकज जो कुव्वत होती है, और इसी मरकज जो कुव्वत की वजह से वो दायरवी हरकत करती है। इसकी सिमत वो जो जिस्म के अतराफ गर्दिश कर रहे हैं, जैसे जमीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, तो जमीन की दायरवी हरकत के लिए जो मरकज जो कुव्वत होती है उसकी सिमत सूरज के मरकज के जानिब होती है। पिछली सरगर्मी मिसाल और सवालों पर गौर करने से जहन में यह आता है कि चांद को जमीन के अतराफ मदार में गर्दिश जारी रखने के लिए इस पर कुव्वत का असर होना जरूरी है। ये कुव्वत जमीन से अमल करती होगी और चांद को अपनी जानिब कशिश कर रही होगी। इसी तरह सूरज भी जमीन के साथ तमाम सैयारों को अपनी तरफ कशिश करता होगा। तो यही पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पर दो मेन चीजें हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। सबसे पहली तो दायरवी हरकत। दायरवी हरकत किसे कहते हैं? अगर कोई भी जिस्म दायरे के मुहित या मदार पर, दायरे का मुहित यानी कि दायरे की जो बाउंड्री होती है, इसके ऊपर अगर कभी गर्दिश कर रहा है, इसके ऊपर अगर कभी हरकत कर रहा है, तो जिस्म की इस हरकत को दायरवी हरकत कहते हैं। किसी जिस्म की दायरे के मुहित या मदार पर होने वाली हरकत को दायरवी हरकत कहते हैं। पहली तारीफ ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी, मरकज जो कुव्वत, दायरवी हरकत करने वाले जिस्म पर असरअंदाज कुव्वत जिसकी सिमत दायरे के निस्फ कुतर पर, दायरे के मरकज की जानिब होती है। अब ये दायरा है, यहां पर जिस्म हरकत कर रहा है दायरवी हरकत में। ये कब हरकत करेगा? जब यहां से उसे कोई फोर्स खींचेगा। तो ये फोर्स इस तरह से होता है। अब ये जो चीज है ये दायरे का निस्फ उतर है, तो ये फोर्स जो होता है वो एक्चुअली अलोंग दी रेडियस होता है, यानी कि निस्फ उतर के ऊपर होता है, और इसकी सिमत मरकज की जानिब होती है।
तो दायरवी हरकत करने वाले जिस्म पर असरअंदाज कुव्वत जिसकी सिमत दायरे के निस्फ उत्तर पर दायरे के मरकज की जानिब होती है उसे मरकज़ो कुव्वत कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट हमें ये याद रखना है कि मरकज़ो कुव्वत का जो डायरेक्शन होता है, जो सिमत होती है, वो निस्फ उत्तर के ऊपर मरकज की जानिब होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। अगर तारीफ पूछी गई और हमने उसमें ये नहीं लिखा तो हमारी तारीफ को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये था जो 2 पॉइंट्स हमने इस वीडियो में पढ़े, दायरवी हरकत और मरकज़ो कुव्वत। ये जहन में रखना है हमें कि कोई भी जिस्म अगर दायरवी हरकत कर रहा है तो वहां पर मरकज़ो कुव्वत का होना जरूरी है। मरकज़ो कुव्वत नहीं है मतलब वो जिस्म दायरवी हरकत नहीं कर सकता है। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, साइंसदानों का तारुफ। ये जो सारी चीजें हैं इनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन न्यूटन का है। तो न्यूटन यानी कि सर आइजैक न्यूटन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन 1642 में इनकी पैदाइश हुई, 1727 में इनका इंतकाल हुआ। इन्हें जदीद दौर का एक अहम साइंसदान माना जाता है, मॉडर्न साइंस का इन्हें एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट माना जाता है। इनकी पैदाइश इंग्लैंड में हुई। इन्होंने हरकत के कवानीन, पिछली वीडियो में हमने जो 3 कवानीन पढ़े थे वो कवानीन हर की मसावतें, 9th स्टैंडर्ड में हमने 3 मसावतें पढ़ी है, b² = u² + t 2as, s = ut + ½ at²। इस तरह से 3 इक्वेशंस पढ़ी थी हमने हरकत की, उन्हें हर की मसावतें कहा जाता है। ये एक चीज, और उसके बाद सुखली कशिश के कवानीन जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का कायनाती सुखली कानून, इन तीनों डिपार्टमेंट में, सेक्शंस में इन्होंने अपने रिसर्चेस को बताया और इन्होंने ये सारी रिसर्चेस अपनी किताब प्रिंसिपिया में दर्ज किए हैं। इससे कबल केपलर ने सैयारों के मदार का खुलासा करने वाले 3 उसूल दर्ज किए थे। न्यूटन ने जैसे सुखली कशिश के कवानीन बोले हैं, उसी तरह से केपलर ने भी सैयारों के मदार का खुलासा करने वाले 3 उसूल बताए थे। लेकिन सैयारे उस उसूल के तहत गर्दिश क्यों करते हैं इसका रीजन नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ कवानीन बता दिए थे लेकिन उनका रीजन नहीं दिया था। इन्हीं कवानीन को सुखली कशिश के उसूलों का इस्तेमाल करके रियाजियाती तौर से न्यूटन ने साबित किया है, मतलब मैथमेटिकली 100% प्रूफ दिया है इन कवानीन का न्यूटन ने नूर, आवाज, हरारत और रियाजी के मैदान में नुमाया काम किया है। उन्होंने रियाजी की एक नई शाख इल्मुल एहसा, जिसे इंग्लिश में कैलकुलस कहा जाता है, इजाद की। इन्होंने एक रियाजी की नई ब्रांच, नई स्ट्रीम इजाद की जिसे इल्मुल एहसा यानी कि कैलकुलस कहा जाता है। इस शाख का रियाजी और तबैयात में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनेकासी दूरबीन तैयार करने वाला सबसे पहला साइंसदान न्यूटन है। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप बनाने वाले जो साइंटिस्ट है उन्हें वो न्यूटन ही है। ये थी हमारी चैप्टर की 2nd वीडियो। इसमें हमने दायरवी हरकत और मरकज़ो कुव्वत को डिस्कस किया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम तनासुब की किस्में सीखेंगे, क्योंकि उसके बाद वाली वीडियोस में हमें न्यूटन का कायनाती सुखली कानून और केपलर के कवानीन पढ़ना है, और वो दोनों टॉपिक तनासुब के ऊपर ही डिपेंड है। तो तनासुब को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है हमें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में तनासुब को समझने के लिए।